अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पेज नंबर आप 29 ओपन करें तो यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान की शहज़ादी। इनके मुसन्निफ़ हैं अशरफ सबूही, ठीक है। अब इनकी ज़िंदगी का दौरानिया 1905 से 1990, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं कि अशरफ सबूही का असल नाम सैयद वली अशरफ था और कलमी नाम वो अशरफ सबूही लिखते थे, ठीक है। उनका असली जो नाम है वो सैयद वली अशरफ है, लेकिन जब वो जिस नाम से लिखते थे वो कलमी नाम जो था वो अशरफ सबूही था। आप दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1922 में एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। मरूफ अदीब शायर अहमद देलवी इनके हम जमात थे। अशरफ सबूही महकमा डाक व तार में मुलाजिम रहे। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए। 1965 में मुलाजमत से सबकदोश हो गए, ठीक है। वो हम दर्द दवाखाना के शोबे मतबूआत से वाबस्ती उन्होंने इख्तियार कर ली थी। अंडरलाइन करें। अशरफ सबूही एक साहिब तर्ज अदीब थे। उर्दू ज़ुबान खसूसन दिल्ली के मुख्तलिफ तबकों की बोलचाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें भी लिखी जो बहुत मकबूल हुई। उनकी तसनीफ़ में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ गुबारे कारवां, झरोके, सलमा और बिन भासी देवी शामिल है। अशरफ सबूही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू में तर्जुमा भी किया था, ठीक है। तो आइए अब हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 29 ओपन करें। यहाँ पर भी आप आज की डेट और डे मेंशन करें। ये चैप्टर भी आपने रीड करना है और रीड आउट करें और मुश्किल अल्फाज के मीनिंग लिखें। तो इस चैप्टर में अब क्या बताया गया है तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये एक तख्लीकी दस्तान है, ठीक है। दास्तान एक सैयदानी के गिर्द घूमती है कि एक सैयदानी होती है जिसे जिन उठाकर प्रस्तान ले जाते हैं, ठीक है। असल में यह दास्तान इंसानी सोच को मद्देनज़र रखकर लिखी गई कि इंसान फितरी तौर पर एक ऐसे माहौल का मतमनी होता है जहाँ उसकी ख्वाहिशात बगैर किसी रुकावट के पूरी होती रही, उसे काम ना करना पड़े, मगर वो ऐसे माहौल से जल्द ही उकता जाता है और इस माहौल से फ़रार भी जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि उस सैयदानी के साथ जब उनको प्रस्तान में ले गए तो सैयदानी के साथ क्या वाक़या पेश आया, तो क्या हुआ उसके साथ। तो इस चैप्टर में बताया गया कि सैयदानी भी का एक वक्त में बड़ा दौरा था, ठीक है। शहर भर में इस जैसी सिलाई कोई दूसरा नहीं करता था। शहर में जहाँ कहीं भी किसी नवाब या अमीर आदमी की बेटी की शादी होती तो जहेज़ के जोड़े टांगने के लिए सैयदानी बी को ही बुलाया जाता, मगर बुढ़ापे में बड़ी बी को सहारा देने वाला कोई नहीं था। ऐसे में पड़ोस की एक बीवी ने तरस खाकर उन्हें अपने साथ रख लिया, ठीक है। सैयदानी भी जवानी में ही बेवा हो गई थी। उन्हें मुगलानी का पेशा अख्तियार करके अपना रंडापा गुजारा, ठीक है। जवानी में खूब दौलत कमाई लेकिन संभाल कर ना रखी। यही वजह थी कि बुढ़ापे में तंग दस्त हो गई थी, ठीक है। पहले उन्होंने जवानी में बहुत रकम कमाई थी लेकिन वो संभाल कर नहीं रखी थी और फिर बुढ़ापे में वो रकम वो जो थे वो तंग दस्त हो गई थी, ठीक है। मीर साहब के घर वाले सैयदानी बी को मेहमान समझते थे। मशहूर था कि सैयदानी बी पाकिस्तान से भी आई हैं। वहाँ के बादशाह ने अपनी बेटी का जहेज़ टांकने के लिए उसे पाकिस्तान बुलाया था। सर्दियों की रात थी। सब घर वालों ने लिहाफों में दुबके आग के गिर्द बैठे थे कि उन्होंने सैयदानी बी से पाकिस्तान की सैर का हाल पूछना शुरू कर दिया। सैयदानी बोली, मैं आज तुमको अपनी आबिदी सुनाती हूँ, ठीक है। नवाब आज़म उद्दौला की बेटी की शादी के सिलसिले में मैं रोज़ाना उसके घर जाती। एक दिन उनके घर जाने को जी ना चाहा, मैंने जाना मौकूफ़ किया। वो अपने वर्ची बड़ी बी से अपना पसंदीदा बॉन पुलाव पकवाया था, ठीक है। इतने में किसी ने बाहर से आवाज़ दी। सैयदानी बी को आवाज़ दी कि सैयदानी बी को सरकार ने याद किया है, ठीक है। मैं जैसे बैठी थी वैसे ही सफ़ेद चादर सर पर डालकर पालकी में सवार हो गई थी, ठीक है। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं खानम बाज़ार के बजाय किसी जंगल में हूँ। मैंने डर के मारे पूछा कि कहारो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, ठीक है। ऐसे में एक बेढंगी शक्ल का आदमी के जिसका मुंह बकरे की तरह और टांगे गधे की तरह थी आया और कहने लगा, परेशान मत हो, हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है। वो सामने हमारे बादशाह का महल है। वाकई पालकी काली शान दरवाजे पर खड़ी थी। यहाँ तेज़ रोशनी फैली हुई थी। इतने में एक परी आई और कहा, बादशाह और बेगम बादशाह तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ी। अंदर 1000 परियां थी। एक बाग था जिसका हर दरख्त सोने, चांदी और ज़मरद का था। चलते चलते हम एक सजी सजाई बारादरी में पहुँचे। नमगीरे के नीचे याकूत के तख्त पर बादशाह, बादशाह बेगम और एक 14-15 बरस की लड़की बैठी हुई थी, ठीक है।
उनकी पोशाकें बहुत खूबसूरत थी। पोशाक तो लिबास का मैं बहुत डरी, मगर बादशाह ने कहा, डरो नहीं, हम सैयदों की बहुत इज़्ज़त करते हैं। मैं दिल में खुश हुई कि ये लोग मुसलमान हैं। इतने में खासा चुना गया, लेकिन ना रोटी थी और ना सालन, बल्कि एक बालिश के पौधे फलों और फूलों से लदे हुए थे। एक फल तोड़कर मुंह में रखो और जिस खाने का ख्याल दिल में लाओ वही मज़ा आए। तोड़े हुए फल की जगह फ़ौरन नया फल निकल आता। पानी का ख्याल किया तो याकूत का गिलास खुद बहुत मुँह से आकर लग गया। फिर शहज़ादी के कपड़े लाए गए। मैंने कहा, आज सो जाओ, सुबह काम शुरू करूँगी। बादशाह साहब बेगम ने कहा, पाकिस्तान में दिन रात नहीं होते, बल्कि एक ही मौसम रहता है। वाकई मेरी आंखों में नींद नहीं थी और ना ही थकावट का एहसास था। मैं काम में मसरूफ़ हो गई। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर घर जाने का सोच रही थी। मैंने एक जोड़ा तैयार किया तो हर तरफ वाह वाह हो गई। अब क्या था, मेरे हाथ पाँव तेज़ हो गए और दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। पाकिस्तान में वक्त का एहसास ही ना था। अगर मैं अपने यहाँ इतना काम करती तो कम अज़ कम 1 साल का अरसा लग जाता। मुझे पाकिस्तान में भी अपना खंडर घर नहीं भूलना था। मैं वहाँ से आने लगी तो बादशाह ने कहा, शहज़ादी की शादी देख कर जाना, मुझे वापस आने की जल्दी थी। बादशाह बेगम ने बकर गदे जिनको हुक्म दिया कि सईदानी बी को उनके घर पहुँचा दे, वो पालकी में इनाम इकराम भी रख देना। मैं पालकी में बैठ के और पालकी हवा से बातें करने लगी। मैंने बादशाह का दिया हुआ इनाम इकराम देखना चाहा, मगर अंधेरे में क्या नज़र आता। मैंने हाथों से टटोला तो एक कोने में कुछ कंकर पत्थर महसूस हुए। मैंने सोचा, आखिर जिन था, यहाँ दगा करके और मुझे कंकर पत्थर थमा दिया। मैंने वो कंकर और पत्थर एक एक करके फेंकने शुरू कर दिए। जल्द ही घर आ गया। ड्योरी में पालकी रखी गई, चिराग जल रहा था। रोशनी में देखा तो पता चला कि जिन्हें मैं कंकर पत्थर समझ रही थी वो हीरे और जवाहरात थे। बस 2-4 ही बाकी बचे थे। मैंने उन्हें अपना नसीब समझकर रख लिया। घर पहुंची तो देखा वो बोन फ्लावर जैसा छोड़ गई थी वैसा ही है। चावलों में अभी दम नहीं आया था। बड़ी बी ने कहा, इतनी जल्दी वापस आ गई। मैंने दिल में कहा, पाकिस्तान में मालूम नहीं कितने महीने लग गए और यहाँ भी चावलों को दम भी नहीं आया। मैंने बड़ी बी से कहा, भूख लगी थी, इसी रास्ते से ही वापस आ गई हूँ, अब इंशाल्लाह कल जाऊँगी। ठीक है, तो आपने देखा अब वहाँ पे क्या हुआ था। वहाँ पे उसकी बहुत खिदमत की गई। वो जो भी दरख्त या फल देते थे वो उसको वो जायका सोचती थी, वो जायका वही हो जाता था। फिर उसको जहेज़ टांगने के लिए वो कपड़े दिए गए। फिर उसने वहाँ पे दिन और रात का सिस्टम नहीं होता था, मौसम एक ही रहता था। और फिर जब उसको ने वापस आने का कहा तो उसको फिर जहरा दिए गए। जब वो वापस आई और उसने समझे कि ये पत्थर कंकर हैं, लेकिन वो उनको फिर एक एक करके फेंक दी। जब उसने चिराग की रोशनी में वो देखा तो वो कंकर नहीं थे बल्कि जवाहरात थे। लेकिन जो 2-4 अगर वो बच गए थे तो उसने उसको अपना नसीब समझ के रख लिया था। ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान की शहज़ादी है, ये सबक लिया गया है कि दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, ये किताब है इसमें से।